नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो को बोलते हैं जो कि एसेंशियल होता है। जो आजकल तो सब कुछ जैसे लाइटिंग हो गई, पावरिंग अप्लायंसेस, फ़ोन वगैरह चार्ज करने होते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना, इन सभी चीज़ों के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर चीज़ में आजकल, हर फील्ड के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज जो पास हो रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट वायर में जो फ्लो करता है, ठीक है, सर्किट जो में होता है, बल्ब में होता है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं? तो ये नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये कोई भी अगर वायर है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक और इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? देखो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को सीरीज में, पैरेलल में किस तरह से कंबाइन करके हम देखते हैं। ठीक है, किस तरह से ग्रुपिंग करी जा सकती है रेजिस्टेंस की और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे और लास्ट में इलेक्ट्रिक पावर को भी देखेंगे और भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन सभी अप्लायंसेस को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होता है। आपको मालूम है सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर्स की मेनली। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जो खुद के थ्रू करंट को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस दैट लेट करंट फ्लो थ्रू देम, अपने से करंट को फ्लो होने देते हैं और इलेक्ट्रॉन को खुद से पास होने देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, तो मेनली सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। क्यों कंडक्टर होते हैं वो? एक तरह से क्योंकि उनमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है और इलेक्ट्रॉन्स ही तो है जो चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और आपके पास होल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो चार्जेस के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मेनली इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और मेटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं पहले से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, जैसे मैं सोडियम की बात करूं या कोई और ले लो कुछ भी, तो इन सभी में क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम की बात करेंगे, इसमें एक फ्री होता है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट में, क्योंकि कितने 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 8 1 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, जिनको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए और वो फ्री है ऑलरेडी, तो वो जल्दी से निकल करके क्या करंट का फ्लो को शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल्स। ठीक है, तो सबसे अच्छा मेटल कौन है जो सबसे अच्छा कंडक्टर है? तो वो है सिल्वर, है ना। सिल्वर इज द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि सिल्वर के बेस्ट कंडक्टर होने के बाद भी हम सिल्वर को तारों में करंट के फ्लो के लिए यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं कॉपर को। तो वो क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है दैट इज एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव होता है और कॉपर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। कॉपर जो होता है वो चीप होता है, तो इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं तारे बनाने में। ठीक है, फिर आता है इंसुलेटर्स। कौन से होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देते हैं, खुद में से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, तो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें बोलता है इंसुलेटर्स।
तो इंसुलेटर्स कौन से क्या होता है जनरली, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स है। ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेंगे, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बन जाते हैं। अच्छा, इंसुलेटर और और कंडक्टर के बीच में जिनकी प्रॉपर्टी रहती है, अच्छे से कंडक्ट भी नहीं वो करता है पर बहुत बुरे इंसुलेटर भी नहीं है। मतलब कंडक्टर तो होता है जो रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर होता है जो जिनको एक लार्ज अमाउंट बहुत बड़ा एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो कर पाएंगे शायद, वो भी है ना। तो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि एक उनके बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा गैप होता है, मतलब आपको थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा तब वो कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये सेमीकंडक्टर्स होता है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, क्या होता है, जिनके प्रॉपर्टीज लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, ठीक है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच है, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी है ये दो चीजों में डिवाइडेड है, एक तरफ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक तरफ है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होंगे उसे हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझते हैं एग्जांपल से, मान लो जैसे यहाँ पे बलून का एग्जांपल दिया है, बलून को आप रब करोगे किसी भी जिपर या किसी भी कपड़े के ऊपर, जंपर बोला है यहाँ पे, तो अगर आप बलून को किसी जंपर या किसी भी कपड़े पे रब करोगे तो बलून पे चार्जेस आ जाते हैं, है ना, एक पे पॉजिटिव आ जाएंगे, एक पे नेगेटिव आ जाएंगे। कैसे आ रहे हैं, देखो ये बलून है ना, ये जंपर मान लो आप हाथ से ही उसको रब कर रहे हो, ऐसे समझ लिया किसी कपड़े से रब कर रहे हो। तो अगर मैं ये बोलूँ एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो रहे होंगे, है ना, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो रहे होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये चार्जेस क्या है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहे ना, तो रेस्ट पे है, तो इसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हेन यू रब बलून ऑन अ जंपर, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द जंपर टू बलून, है ना, जंपर से बलून में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो जंपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बलून पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक भी कई बार मिलता है, जैसे सर्दियों में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है बॉडीज, वो कैसे होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि टच करते कई बार आपको शॉर्ट लगता है थोड़ा सा, है ना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है, तो वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मान लो आप पे, आपकी बॉडी पे है, और किसी की बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर टच करोगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो शॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपने देखा होगा अगर आप पेन वगैरह को रब करते हो, है ना, छोटे बच्चे होते थे तो रब करते थे पेन को इस तरह से, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े अगर रख दो, और वो क्या करेगा, उन टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और चिपक जाएंगे उसमें छोटे टुकड़े। वो भी क्या होता था कि वो रब करके उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता था, और पेपर पे पॉजिटिव चार्ज, और वो अट्रैक्ट कर रहे होते एक दूसरे को। तो यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस है वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो ये आएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, और इसमें दिया नहीं है, पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ऐसी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम जब चार्जेस मोशन में होता है ना, जैसे सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक, उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास में डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी मैटर है, अगर मैटर के पास क्या उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। इंट्रिंसिक मतलब जो उसकी एग्जिस्टेंस के साथ उसमें खुद आ गई है ना। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, एक तो उसका मास होता है। तो मैटर क्या बोला, मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, और जिसका कुछ मास है ना। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मतलब मास तो खुद आ गया,
कोई भी मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास तो है ही है। तो मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिससे वो मिलकर बना है, और चार्ज इज ऑल्सो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका कुछ मास है तो उस पर चार्ज भी आएगा ही आएगा, क्योंकि हर मैटर पे मास है तो उसमें एटम होंगे, क्योंकि एटम से मिलकर ही तो मैटर बनता है। एटम होंगे तो उस पर चार्ज तो होंगे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे, प्रोटॉन अंदर होंगे, है ना। तो जो चार्ज है दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से मैटर अट्रैक्ट और रिपेल करता है चीजों को। तो क्या बोलोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? It is the intrinsic property of matter by virtue of which it attracts or repel the substances, है ना। या तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा substances को। अगर पॉजिटिव हो सकता है चार्ज या तो फिर नेगेटिव हो सकता है चार्ज। अगर दो पॉजिटिव है चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या है इसका कि अनलाइक चार्जेस, जो अनलाइक होंगे दैट अट्रैक्ट्स, और जो अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम होगा, क्योंकि कूलम ने साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इसके बारे में बताया तो उनके नाम पे पड़ा है कूलम, है ना। और सिंबल क्या है, कैसे हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू, अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज कितनी तरह का होता है, अभी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होगा, जहां पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। अभी मैंने बताया जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो अपने किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव होगा जहां पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और नेगेटिव होगा जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार वन लाइन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट यहाँ से कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। तो एक कूलम में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आया कैसे है, क्वांटाइजेशन चार्ज से फॉर्मूला होता है कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे Q है चार्ज, N हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एक कूलम का निकालना है ना हमें, तो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रख देंगे। N निकालना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N की क्या वैल्यू आएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, ये मैं पॉइंट यहाँ से खोल दूंगी तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। 10/16 इंटू 10⁻+19 डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19, और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ये बाय हार्ट याद होना चाहिए नंबर, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है उन्हीं चार्ज के फ्लो की रेट, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट विल मेक अप इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट को बना देता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं, टाइम के साथ जब हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, I हो जाएगा Q/T। Q है चार्ज और T है टाइम, कितने टाइम में कितने चार्ज गए, ठीक है, वो I बनाएगा। I क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर होगा SI यूनिट, है ना, करंट का SI यूनिट। और यहाँ पे Q जो है उसका होता है कूलम, और टाइम का तो आपको मालूम है सेकंड होता है। तो क्या I की क्या बनेगा, I बनेगा कूलम पर यूनिट सेकंड, मतलब आप बोलोगे कूलम पर सेकंड, ठीक है। ये हो गए I के SI यूनिट्स, और इसी को ही हम लिखते हैं एम्पियर भी, ठीक है, एम्पियर भी इसी को लिखते हैं I को।
ठीक है। तो यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो कि जब कूलम की वैल्यू भी 1 होगी, सेकंड की वैल्यू भी 1 नहीं होगी, तो तभी तो करंट 1 आएगा, है ना। तो 1 कूलम का जब करंट पास कर रहा है 1 सेकंड में, तो 1 एम्पियर का करंट बन रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मान लो ये कोई सर्किट है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये लगी है सेल प्लस और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पे ज्यादा होंगे, तो यहाँ से यहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर जो करंट का फ्लो होगा दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना है, आई का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। तो अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे नदी बह रही है मान लो नीचे वाली डायरेक्शन में, तो सारा जो पानी है नीचे बह रहा है, सारी बूंदें नीचे की ओर बह रही है, पर जैसे ही आप हाथ उसमें रखोगे नदी में इस तरह से, तो आपको पीछे की ओर एक फोर्स मिलेगी, जिसे वाटर करंट भी बोलते हैं ना, जो पीछे की ओर मिलता है। वैसे ही इसमें भी होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा जिसको बोला इलेक्ट्रिक करंट। तो कितने चार्जेस कितने टाइम में गए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और कन्वेंशनल डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट होता है अलग अलग चीजों से, जिसमें होता है बल्ब लगा रहेगा आपके पास में, है ना, सेल तो होगा एक, बल्ब या फिर कुछ भी आप रजिस्टर लगा सकते हो, बल्ब लगा रहे हो आप, कोई भी अप्लायंस वहां पे लगा रहे हो, टीवी लगा रहे हो, रेफ्रिजरेटर, बस कुछ रजिस्टर यहाँ पे लगा रहेगा, है ना, कुछ रजिस्टर लगा रहेगा। तो क्या क्या होगा, एक तो सेल या बैटरी होगी, सेल और बैटरी क्या कर रहा है, यही तो एनर्जी दे रहा है, इसी की वजह से तो करंट का फ्लो चल रहा है उसमें, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये। एक स्विच होगा जो कंट्रोल करेगा करंट के फ्लो को, ये जैसे यहाँ पे दिया है स्विच, कभी इसको खोल देना है, कभी इसको बंद करना है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है तो क्लोज हो जाएगा सर्किट, अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाना है तो ओपन कर दोगे सर्किट को, जिसकी वजह से यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया और करंट का फ्लो रुक गया। तो स्विच कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को। फिर कंडक्टिंग वायर्स होगी, ये तारे हैं जिनसे जोड़ जोड़ के आपने इस सर्किट को बनाया है, तो कंडक्टिंग वायर्स होगी। रजिस्टर और बल्ब, रजिस्टर या फिर बल्ब यहाँ पे लगाने हैं जिसके थ्रू, जिसके लिए करंट को पास किया जा रहा है। ठीक है, और ये होंगे कुछ मेन कंपोनेंट्स जो आपके एक सर्किट में होने चाहिए। सर्किट दो टाइप का होता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। अगर स्विच जो है वो ऑफ है, मतलब यहां से खुला हुआ है, ये सर्किट ब्रेक हुआ है, तो अगर स्विच आपका ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो सर्किट जो है वो ब्रेक हुआ है, मतलब नो करंट फ्लो, कोई करंट यहां से फ्लो नहीं कर रहा है। अगर स्विच ऑन है, मतलब ये यहां से लगा हुआ होगा तो करंट का फ्लो जा रहा है, तो यहां से पता चलेगा कि करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये होगा क्लोज सर्किट, जहां ऑन होगा, ये होगा ऑफ, तो ये होगा ओपन सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही बात है, पर ये होता क्या है, देखो अगर कोई सर्किट है आपके पास में, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो ये मान लो आपके पास सेल है या बैटरी है, कुछ भी, एक तरफ होंगे नेगेटिव चार्जेस एक टर्मिनल पे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल पे देयर आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ पे होंगे एक्सेस में, यहाँ पे कम होंगे। तो नेचर का लॉ है कि हमेशा चीजें लार्जर से कम की ओर जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये अगर कोई दो इस तरह से बीकर है या टंकियां हैं, एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है, तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ पानी फ्लो करता रहेगा। कब तक, जब तक दोनों सेम लेवल पे ना आ जाए। सिमिलर अगर होता है किसके साथ, अगर आपने एक चाय का कप रखा है, चाय का कप आपने ओपन रखा है, वो गरम गरम रखा है, जैसे ही अब वो हीट अपनी लूज करता जा रहा है, रूम के टेम्परेचर के बराबर जब तक हीट ना उसकी हो जाए, तो देखो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की और हीट का फ्लो हो रहा है, कब तक, जब तक वो दोनों बराबर ना हो जाए तब तक वो फ्लो करता रहेगा बाहर की ओर। तो ये भी क्या होगा, हमेशा
ज़्यादा से कम की और उसका फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा यहाँ पे कुछ कनेक्टेड रहेगा इन बैटरी से, ये वायर के थ्रू। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, अगर यहाँ पे ज़्यादा यहाँ से कम है, तो ये जो जाने के लिए मजबूर कर रहा है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एक डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस जो होगा उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस के 20 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पोटेंशियल कितना हुआ, दोनों को प्लस करके -23 वोल्ट का पोटेंशियल आपने दिया इस बैटरी को। तो अलग अलग वोल्टेज का होता है, 10 का होगा, कहीं 15 का होगा, कहीं 100 वोल्टेज की बैटरी आप लगा देते हो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है। तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में वो डिफरेंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी वहाँ पे रखता है। ठीक है, तो होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो काम किया जा रहा है। नेगेटिव पे चार्ज था, नेगेटिव से आप चार्ज को पॉजिटिव की ओर लेके जा रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जाने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है इन मूविंग द चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है ना, तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वोल्टेज W/Q हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। तो W/Q हो जाएगा, W की SI यूनिट होती है जूल, Q की होती है कूलम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। मतलब आप याद रख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको 1 जूल 1 कूलम। इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करेगा वोल्टेज को वो होगा वोल्ट मीटर, है ना। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, जहां से भी आपको वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। यहाँ देखना है कितना वोल्टेज यहाँ पे है, तो हमेशा वोल्ट मीटर को ऐसे इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको मेजर करता है? वो होता है एमीटर, और गैल्वेनोमीटर भी होता है ना। एमीटर जो होता है, ये रहा एमीटर जो होता है, एमीटर क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। एमीटर इस तरह से दिखेगा सर्किट में। एमीटर ये क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को, बड़ा अगर कोई करंट आपके पास में। और जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर कैन मेजर इवन द स्मॉल अमाउंट। अगर बिल्कुल छोटा सा अमाउंट भी है करंट का, वो भी मेजर कर लेता है गैल्वेनोमीटर। तो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, जिसमें एमीटर लार्ज अमाउंट को करता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। ठीक है, और इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर को कैन बी कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ द सर्किट, जिसका भी आपको निकालना है। मान लो आपने निकालना है इस बल्ब से कितना करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसके सीरीज में लगाना है। पर वोल्टेज में क्या होता है? अगर वोल्टेज बताना है तो वो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं हम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये आपके पास में कोई दिया हुआ है, यहाँ पे ये दो बल्ब दिए हैं और ये दो बल्ब से यहाँ से सेल लगाया हुआ है, यहाँ स्विच दिया हुआ है। ठीक है, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दिए और यहाँ से करंट जाना शुरू कर दिया। अगर मैं बोल दूं ये 10 वोल्ट का आपने वोल्टेज लगाया हुआ है, सेल लगाया हुआ है, तो कम करंट जाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, क्योंकि कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। कम पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पर अगर मैं बढ़ा के बोल दूं कि 100 वोल्ट का वोल्टेज लगाया है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे। तो अगर कम इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, पहले केस में इलेक्ट्रॉन कम है, तो करंट भी कम बनेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो करंट बनता है।
तो करंट भी कम बनेगा इस केस में। पर अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट इज इंक्रीजिंग विद पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है ना। बस यही ओम लॉ है। ओम ने क्या बोला, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो करंट होगा जो फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यही बात बोली कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ज़्यादा करंट भी जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट कम है तो ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे और करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बात हुई इन शॉर्ट, है ना, जो ओम ने बोला। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, इक्वल लाने के लिए एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, आर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा ये। तो V इक्वल्स टू आई आर, आपने याद रखना, ये है ओम लॉ, बहुत काम आएगा ये, है ना, हर जगह पे न्यूमेरिकल में ये काफी काम आएगा, तो याद रखना है। और R आपके पास रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ऑपोजिशन जो मिल रहा है ना इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मान लो ये क्या है आपके पास, एक कोई कंडक्टर है, इसमें एटम्स होंगे क्योंकि एटम से मिलकर ही तो बना है सब कुछ। तो कंडक्टर है अगर तो एटम अंदर होंगे, एटम अगर अंदर होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको बहुत कंजस्टेड है अंदर, इसको टकरा टकरा के जाना पड़ेगा। तो ये टकरा के ऐसे जाएगा, तो जो इसको टकरा के अपनी एनर्जी लूज करेगा वो एनर्जी लूज करेगा क्योंकि इसको ऑपोजिशन मिल रहा है, उसी ऑपोजिशन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के अंदर से पास करके जाना है। आप इसको एज्यूम कर सकते हो, अगर एक रोड है, रोड पे बहुत ट्रैफिक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो अगर खाली रोड होती तो आप भाग के निकल जाते, पर बीच में ट्रैफिक है बहुत तो आपको जगह ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ रहा है, तो वो ऑपोजिशन मिल रहा है, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना यहाँ से वहां जाने में, ऊपर से एनर्जी भी ड्रेन हो रहा है। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि उसका एनर्जी यहाँ से यहाँ जाते हुए ड्रेन हो जाता है और लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तभी तार थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद ना उसको छुओगे अगर तो वो गर्म हो जाती है। तो वो जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, वही रेजिस्टेंस जो है वो उसकी एनर्जी को लूज करने पे मजबूर कर रहा है, जो कि हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑपोजिशन मिल रहा है ना कंडक्टर के द्वारा, उसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। इसका सिंबल याद रखना इस तरह से, है ना, और ये ओम ने दिया है क्योंकि साइंटिस्ट ने, तो उनके नाम पे पड़ गया ओम। तो 1 ओम कब होगा, जब आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, V अपॉन आई होगा, है ना, V इक्वल्स टू आई आर है तो R होगा V अपॉन आई। V क्या होगा, 1 वोल्ट, करंट क्या होगा 1 एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट है। तो 1 वोल्ट का जब वोल्टेज डालोगे और 1 एम्पियर का करंट पास करेगा तो 1 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास बनेगा। अब जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस किस पे करता है, वही वाला एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ। अगर रोड है, रोड पे बहुत सारे ट्रैफिक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे तक जाना है, तो रेजिस्टेंस क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको कितना ऑपोजिशन मिल रहा है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ तो लेंथ के ऊपर। मान लो एक छोटी सी रोड है, एक बहुत लंबा रास्ता रोड है, उस पे जाना है, तो ऑपोजिशन बढ़ेगा कहाँ, जहाँ पे ज़्यादा रास्ता है। ज़्यादा रास्ता है तो ज़्यादा तुम्हें चल के जाना है, ज़्यादा वहाँ पे ऑपोजिशन मिलेगा, ज़्यादा टकराना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट होगा। तो एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ पे कैसा कर रहा है, डायरेक्टली। जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा एरिया, एरिया पे क्या कर रहा है डिपेंड। अगर मान लो एक पतला सा रोड है, कंजस्टेड, एक खुला सा रोड है, अब दोनों पे ट्रैफिक है, पतले से रोड में आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जाने के लिए बीच बीच से, पर खुले वाले में आपके पास ऑप्शंस है, आप कहीं से आपको जगह दिख रही है आप जाके निकल सकते हो। तो एरिया जब बढ़ेगा तो ऑपोजिशन कम हो गया ना, क्योंकि अब ज्यादा तुम्हारे पास जाने के लिए जगह मिल रही है, तो ऑपोजिशन कम हो गया एरिया बढ़ने के साथ। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा
एरिया के, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर मैं इसको मिला दूं तो बन जाएगा R L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रो। ये होता है रो, जिसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सारे सब्सटेंसेस, सारे मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ऑपोजिशन ऑफर करता है। तो जब विटी लग जाता है ना पीछे तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन। रेजिस्टिविटी क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अप्लाई ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो ऑपोजिशन दे रहा है ना वो सब्सटेंस, ये उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है रेजिस्टिविटी। और ये किस पे डिपेंड करती है? किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ना ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ये एरिया पे डिपेंड करती है। ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, है ना। तो ओनली डिपेंड अपॉन, सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो आपने सब्सटेंस लिया है, आपने कॉपर लिया है, कॉपर में ये बहुत कम होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होता है तो करंट का फ्लो वहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। अगर वैसे ही आप देखोगे सिल्वर में तो सेम, रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत ज़्यादा पास करेगा। अगर यही आप देखोगे कार्बन के लिए, डायमंड के केस में कार्बन के लिए, तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो करंट का फ्लो नहीं होता, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट का फ्लो कम होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग सब्सटेंस पे डिपेंड करती है कि आपने लिया क्या है, उसकी अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल, जो मटेरियल लिया है, जो नेचर है उस सब्सटेंस का उस पर, और साइज और शेप और लेंथ, एरिया, इन सब पे डिपेंड नहीं करती। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है ना, लो रो होता है। इंसुलेटर्स हो गए, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, हाई रेजिस्टिविटी होगी तो हाई रेजिस्टेंस होगा और करंट का फ्लो बिल्कुल कम होगा उसमें से, ठीक है। तो ये कल पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन में देखेंगे, सीरीज में भी और पैरेलल में भी देखेंगे अरेंज करके, है ना, कि किस तरह से फिर कैलकुलेट किया जाएगा। और देखेंगे हम उसके बाद कल कि अलग अलग मटेरियल में हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, ये सब कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।